नमस्कार, आप देख रहे हैं व्हाइट पेपर और मैं हूं आपके साथ आशा सरवाल। चलिए शुरुआत करते हैं व्हाइट पेपर की। लेकिन आज संसद के अंदर किस तरह से संविधान पर चर्चा चल रही थी और आरोप प्रत्यारोपों का दौर देखा गया, बड़ी अपडेट आपके सामने रखेंगे। जहां पर लोकसभा में एक दूसरे को यहां पर सरकार और विपक्ष घेरते नजर आए। संविधान पर चर्चा को लेकर राहुल गांधी ने सरकार को घेरा और राहुल गांधी ने यहां पर बीजेपी पर संगीन आरोप लगा दिए। देश के युवाओं का हुनर छीना जा रहा है। लोकसभा में दूसरे दिन भी संविधान पर यहां चर्चा हुई और संविधान पर चर्चा के दौरान राहुल गांधी ने केंद्र सरकार को घेरा। लेकिन इस बीच में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब अपनी बात सामने रख रहे थे, उन्होंने पूरा काला चट्टा जो है वो कांग्रेस का खोलकर सामने रखा है। बताते चले कि देश के भविष्य को खत्म किया जा रहा है, इस तरह से राहुल गांधी की तरफ से बड़ी बातें कही गई। युवाओं को रोजगार नहीं दिया जा रहा, देश के युवाओं से हुनर छीना जा रहा है। आप पूरे देश का अंगूठा काट रहे हैं। आज आपने किसानों पर लाठी चलाई है, संविधान में कहीं नहीं लिखा कि तानाशाही हो। इस तरह से राहुल गांधी का बड़ा बयान संविधान पर और अग्निवीर के जरिए युवाओं का अंगूठा यहां पर काटा गया। लोकसभा में संविधान पर यहां राहुल गांधी अपनी बात रख रहे थे। बीजेपी एक धर्म को दूसरे धर्म के साथ लड़ा रही है। अगला हमारा यहां पर हमला जो है वो जाति जनगणना को लेकर होगा। और साथ ही साथ बताते चले, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोकसभा में जवाब देते नजर आए तो उन्होंने देखी किस तरह से लोकतंत्र के अंदर हमारी संस्कृति है। इस तरह से बड़ी बात कही, यानी कि भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस पर निशाना साधा और कांग्रेस ने भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधा। और राहुल गांधी ने भी यहां पर पूरा आप देखिए किस तरह से बखान जो है वो सरकार पर कर दिया। लेकिन इस बीच में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह कह दिया कि नारी शक्ति को सशक्त किया गया है। संविधान में विमेन लीड डेवलपमेंट की यहां पर चर्चा हो रही है। नारी शक्ति वंदन अधिनियम को पास किया गया। महिला सांसदों की संख्या बढ़ गई है। भारत जल्द ही तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था होगा। संविधान भारत की एकता का आधार है। वन नेशन वन राशन कार्ड लागू किया गया और इंफ्रास्ट्रक्चर निर्माण में कोई भेदभाव नहीं हुआ है। वन नेशन वन हेल्थ यानी कि आयुष्मान कार्ड को लेकर बात की गई। कांग्रेस के माथे पर जो पाप है वो धुलने वाला नहीं है और इसी पाप को गिनाते गिनाते आप देखिए किस तरह से राजीव गांधी तक उन्होंने अपनी पूरी बात रख दी। फिलहाल बताते चलें कि जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 11 संकल्प भी पेश किए। उन्होंने कहा कि चाहे नागरिक हो या सरकार, सभी अपने कर्तव्यों का पालन करे। हर क्षेत्र हर समाज को यहां पर विकास का लाभ मिले। भ्रष्टाचार के प्रति जीरो टॉलरेंस हो, भ्रष्टाचारी और सामाजिक स्वीकृतता ना हो। देश के कानून, देश के नियम, देश की परंपरा के अंदर यहां पर पालन होना चाहिए। इस पर नागरिकों को गर्व होना चाहिए। लेकिन फिलहाल राहुल गांधी जिस तरह से बात करते नजर आए, उन्होंने कहा कि पूरी तरह से यहां पर काम नहीं हो रहा, युवाओं को नौकरियां नहीं मिल रही, देश के युवा काफी परेशान हैं। तो चलिए चर्चा की ओर बढ़ जाते हैं, क्योंकि आज बीजेपी और कांग्रेस के बीच में वार पलटवार देखा गया। सरकार ने अपनी उपलब्धियां गिनाई, विपक्ष ने यहां पर कमियां गिना दी। तो इस वक्त डॉक्टर अभिजीत जसरोटिया हैं बीजेपी पार्टी से, बहुत बहुत स्वागत जुड़ने के लिए। जगदीप सिंह है हमारे साथ कांग्रेस पार्टी से, आपका भी स्वागत। आदर्श गुप्ता जी हमारे साथ, पॉलिटिकल एक्सपर्ट हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत जुड़ने के लिए। सबसे पहले तो आदर्श जी मैं आप ही के पास आऊंगी। जिस तरह से संविधान पर चर्चा चल रही थी और आज दूसरे दिन लगातार कांग्रेस और बीजेपी एक दूसरे को घेरते नजर आए, पहले तो इस पूरी चर्चा को किस तरह से देख रहे हैं एक्सपर्ट? आदर्श जी अनम्यूट कर लीजिए। आदर्श जी बहुत भी हाँ बोलिए बोलिए। नहीं अनम्यूट किया। और बहुत उम्मीदें संसद से लगाई हुई थी, बहुत दिन उससे संसद जो है शोर शराबे की भेंट चढ़ रही थी। लेकिन इस संसद में जो कुछ भी आज भी हुआ वो भी बस वाक युद्ध ज्यादा था। पार्टियां अपनी अपनी चीजें गिना रही थी, दोनों पार्टियां लोगों के बारे बहुत कम, बहुत सारा जो एक दूसरे पे आरोप लगाए जा रहे थे, बस यही था। कौन सफर करता है? कांग्रेस ने अगर कुछ किया तो उसका उसने सफर कौन किया? किसने किया? आम जनता ने किया। अगर किसी दूसरी पार्टी ने कुछ किया उससे सफर किसने किया? आम जनता ने किया। आम जनता जो है ना तो वो भारतीय जनता पार्टी है ना वो कांग्रेस है, वो कांग्रेस भी है भारतीय जनता पार्टी है। अगर कांग्रेस ने अच्छे कर्म खराब किए, बुरे कर्म किए, उन्होंने उनकी सजा दी, उनको उठा के गद्दी से नीचे उतार दिया। जनता पार्टी के बाद उन्होंने फिर वापस लाया। ये हमारी एक डेमोक्रेसी ऐसी है जो विश्व की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है, ये किसी का लिहाज नहीं करती। आम जनता किसी को छोड़ती नहीं है। ये समय के साथ साथ बदलते जाते हैं। लेकिन आज जो है इतने आरोप लगाए के कोई हिसाब ही नहीं है, जिनकी गिनती नहीं हो सकती एक दूसरे पर। मतलब कह सकते हैं कि वही बातें जो संसद के बाहर कर रहे थे, आज उन्हें मौका मिला पूरे देश को सुनाने के लिए और उन्होंने संसद के अंदर किया, सब कुछ किया।
लेकिन असली बात जो है कि मेन मुद्दा जो है तो वो सामने कुछ भी नहीं आया। ठीक बस है यही आरोप। अभिजीत अब जी। संविधान के बारे में जितनी बातें आप करेंगे संविधान के बारे में हर किसी को पता है। इतने इतने देर हो गया संविधान को जेब में डाले हुए हाथ में पकड़े हुए घूम रहे हैं। सबने पढ़ लिया, सबने पूछ लिया, और इसके ऊपर भारतीय जनता पार्टी ने किसी ने प्रश्न किए उसके बारे में भी लोगों ने स्टडी कर ली है कि ये प्रश्न भारतीय जनता पार्टी संविधान के बारे में पूछेंगे, इसके पेज कितने हैं, इतने आर्टिकल कितने हैं, इतने सब कुछ है। इतना लोगों को आपने अवेयर कर दिया है संविधान के बारे में, आज उसी पे चर्चा सारा दिन होती रही, कुछ नई अभिजीत बात जी, सामने आई वो नहीं। कह रहे हैं कि वही लोगों बातें के मुद्दे जो कहीं ना कहीं संसद के बाहर डिरेल थी। हो गए, सिर्फ दोनों पार्टियां एक दूसरे की उपलब्धियां कमियां यही गिनाती नजर आई। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। देखिए आशा जी, ऐसा है कि जहां तक रही बात हमारा तो रिपोर्ट कार्ड आपके सामने है। एक बार का, दो बार का और तीसरी बारी का रिपोर्ट कार्ड है। और बड़ी बात यह आती है, एक बार हो सकता है, दो बार हो सकता है, लेकिन तीसरी बार अगर कोई पार्टी का, अगर लोग किसी पार्टी को जिताकर भेजते हैं तो आप समझ सकते हो कि लोग किसके साथ है और देश जो है किस तरफ जा रहा है। और दूसरी तरफ वो पार्टी जिसका नाम परजीवी पार्टी है, और परजीवी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं वो आपको पता है, जो पूरे हिंदुस्तान के अंदर कुल 99 के आंकड़े पर पहुंच सकी। आज उनके पास और कुछ नहीं है, बस इसी तरह की खोखली बातें, इसी तरह के मुद्दे। कभी जाकर अपने देश की संसद के बाहर आप मजाक उड़ाएं, मिमिक्री करें, आप कोई फोटो चलाएं, ये करें, पूरा दुनिया आपको देख रही है कि आप देश के बाहर जाके तो अपने देश का मजाक बनाते थे। इलियाना उमर के साथ आप सेल्फियां लेके फोटो खिंचवाते थे। ख्वाजा आसिफ आपके प्रवक्ता थे, बाहर के देशों में जाकर बोलते थे मेरे देश के अंदर कोई पैसा ना इन्वेस्ट करें। तो आप पूरी दुनिया में तो देश का मजाक उड़ाते थे। आज आपने संसद के बाहर भी जो आपने खेल खेला, इसका जवाब आपको आने वाले चुनावों में मिलेगा। और जो परजीवी पार्टी जाकर 99 के आंकड़े पर पहुंची, अगली बारी वही 99 जगदीप वाला जी, सांप वो काटेगा कह और रहे हैं जो जाकर खेल आपने वो शुरू किया सांप है की इसका सीढ़ी के खेल में जाके जवाब 5 साल आपको के ऊपर चुनावों में पहुंचेंगे। मिलेगा। आशा जी आभार। देखिए अभिजीत जी क्या कहते हैं, मैं ईमानदारी से कहूं तो अब पक चुका हूं मैं इनकी बातें सुनकर। वही 4-6 बातें इनको आती हैं बार बार जैसे की देश पक करेंगी। चुका है आपसे। पर मैं आपसे सुनिए, वही आलिया उमर, ख्वाजा आसिफ, परजीवी, बस ये बातें अरे ही भाई साहब, कर आपके पाते हैं। प्रवक्ता लेकिन है, जिस कैसी तरीके बात करें से सबसे आदर्श बात जी ने करने बात के लिए। की, अब सुनिए आशा जी, मैंने किसी को इंटरप्ट नहीं किया। मैं चाहूंगा कि बराए मेहरबानी बतौर सबसे बड़ी विपक्षी जमात मुझे प्रॉपर मौका मिले। आदर्श जी ने कहा कुछ खास नहीं हुआ, मैं पूछना चाहूंगा आदर्श जी से, आज राहुल गांधी जी ने देश की संसद के अंदर मनुस्मृति दिखाई और वो मनुस्मृति दिखाकर सवाल पूछे जिनको इनके वैचारिक पुरोधा लागू करना चाहते थे, और ये रिकॉर्ड में है, उनकी लिखित किताबों में है। दूसरी बात, राहुल गांधी जी ने किसानों से लेकर नौजवानों तक और दलितों से लेकर मौजूदा परिस्थितियों में क्या हशर करके रखा है इस देश का, उन तमाम मुद्दों पर खुलकर बात की। और मैं आपको एक बड़ी छोटी सी घटना से अपनी बात जो है वो स्पष्ट करना चाहूंगा। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का जो आखिरी भाषण था, अगर आप उसे सुने तो उसमें उन्होंने बड़े साफ शब्दों में कहा था कि उन्हें एक ही बात का डर है, क्योंकि भारत में व्यक्ति पूजा होती रही है, और अगर कोई ऐसा नेता आ गया जो खुद को भगवान से 2 हाथ ऊपर बताएगा तो मुझे डर है कि यही संविधान उसके हाथ में बहुत खतरनाक साबित होगा इस देश के लोकतंत्र के लिए। और आज परिस्थितियां क्या है, मैं पूछना चाहता हूं, बराए मेहरबानी जरा मुझे बताएंगे क्यों आज संविधान पर बात नहीं होनी चाहिए। एक तरफ उमर जैसा आदमी जो है 4 सालों से जेल में है, दूसरी तरफ राम रहीम को 1 साल में 40 मरतबा जो है वो बेल मिलती है। एक तरफ वो बच्चे जिन्होंने गुल्लक भेंट की राहुल गांधी जी को, उनको ईडी इतना प्रताड़ित करती है कि आज वो अनाथ हो गए। एक तरफ एक जज जो है वो शरेआम विश्व हिंदू परिषद के मंच पर खड़ा होकर बोलता है कि ये देश बहुसंख्यक चलाएंगे। मैं पूछना चाहता हूं, आप संभल की बात करें, आप किसानों की बात करें, आप नौजवानों की बात करें, आज परिस्थितियां कहां लाकर खड़ी की है। और ये ठीक है कि हमारे देश का संविधान जो है ये जग विदित है, दुनिया जानती है। एक मिनट अभिजीत जी, 1 मिनट आप बोलिएगा अपनी टर्न में। आशा जी 1 ही मिनट और लूंगा। मैं आपको एक किस्सा बता देता हूं। एक मर्तबा जब बराक ओबामा हिंदुस्तान आए और उन्होंने मनमोहन जी को अपने देश का संविधान दिया, तो उसकी प्रस्तावना में सबसे ऊपर लिखा था फ्रॉम द बिगेस्ट डेमोक्रेसी टू द ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी। तो वहां पर सीताराम येचुरी बैठे थे, तो उन्होंने कहा नहीं जनाब, हमारी जो लोकतंत्र है वो आपसे ज्यादा पुराना है। तो बराक साहब हैरान हो गए, उन्होंने कहा हम तो पहले आजाद हुए। तो उन्होंने कहा जनाब, आपके देश में
कालों को और महिलाओं को वोट डालने का अख्तियार हमसे बाद में मिला। ये है हमारा संविधान। और आज उस संविधान की किस तरीके से धज्जियां उड़ाई जाती अभिजीत जी है, जवाब मैंने दीजिए। तो सुना ठीक है, नहीं मोदी जी जगदीप ने जी क्या हो गया। कहा, लेकिन वो दिख रहा है, वो वही कहेंगे, नेहरू जी की बात देखिए, करेंगे, अब इंदिरा जी की ठीक बात है। करेंगे, चुप पिछली करेंगे, बातें आप जरा करेंगे। जवाब दीजिए। इनके राज्य में क्या हो रहा है वो ठीक नहीं है करेंगे। जगदीप जब जी। ये बीच में बोलते हैं तो फिर इनको ये दिक्कत है ना, प्रॉब्लम ये है कि इनके पास कोई है नहीं, तथ्य की बात तो है नहीं है। अब लोगों ने इनको आईना दिखा दिया पिछले चुनाव नहीं, आप बीच में बोल रहे हो भाई, मैं नहीं बोल रहा हूं। 99 पर आप देखा, बीच में बोलेंगे ना अगर आप, तो फिर मुश्किल होगी डिबेट के अंदर। मैं सीधी बात नहीं कर रहा हूँ, बोलूंगा आपने मैं। अपना झूठ बोलिए, इतना बोल रहा था, जितना झूठ बोलिए बोल लिया था ना। आपके ये जो यहाँ महाशय भी दिखाई दे रहे हैं स्क्रीन के अंदर, जो यहाँ पर खड़े हुए हैं, इनसे जब पूछा गया कि कितने पन्ने होते हैं, इनको ये नहीं पता। सिर पे लेकर संविधान ये घूमते हैं। इस देश को सबसे पहली इमरजेंसी देने वाले लोग, इस देश के अंदर 90 बार सरकारें गिनाने वाले लोग, इस देश को जो है पूरे का पूरा सोना देश का गिरवी रखने वाले लोग, इस देश को 11वें नंबर की अर्थव्यवस्था पे पहुंचाने वाले लोग, इस देश के अंदर जो बैंक से ब्लड बैंकिंग चलते थे, बाकी बैंकों का दिवालिया निकालने वाले लोग, इस देश को बाहरी देशों को बेचने वाले लोग, इस देश को इटली के हाथों बेचने वाले लोग, जिनके अभी तक के जो जॉर्ज सोरोस जैसे लोगों के कच्चे चिट्ठे बाहर निकल कर आ रहे हैं, ऐसे लोग जब भारतीय जनता पार्टी की बात करते हैं, संविधान उठा के बात करते हैं, इतिहास बड़ी अच्छी तरह से लोगों को पता है। देश की जीडीपी 8.2% से ग्रो की, 100 टन का सोना वापस लाया गया, यूरोप से ज्यादा जो है हमारी इकोनॉमी ने ग्रो किया। इन्फ्लेशन रेट के अंदर अगर आप देख लीजिए, इतने काम जब हमने लोगों के किए होते हैं, इसको सबका साथ आदर्श जी, जाता है। ठीक है अभिजीत जी। आदर्श जी, आपने करोड़ कमियां और उपलब्धियां भी सुनी। आपको लगता है कि यहाँ पर अब इस तरह के गड़े मुद्दे उखाड़ने की वजह बन सकता है या फिर लोगों का लाभ इससे हो सकता है? क्या लगता है कि किस तरह के मुद्दे उठाए जाने चाहिए थे? क्योंकि जो विपक्ष की तरफ से सवाल उठाए गए थे, सरकार को उस पर जवाब देना लाजमी था। मैं कह रहा हूँ, कांग्रेस के प्रवक्ता ने मेरी बात को किसी दूसरे तरीके से लिया। मैंने यही कह रहा हूँ कि संसद के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस के ऊपर आरोप लगाए, कांग्रेस ने भारतीय जनता पार्टी के ऊपर आरोप लगाए। ये सारा सिलसिला चलता रहा। अगर इमरजेंसी की बात की, वो दाग था, कुछ भी था, तो कांग्रेस ने भुगता उसको। कांग्रेस ने खात्मे पे आ गई थी कांग्रेस। उसके बाद अगर उसके बाद जनता पार्टी ने गलती की थी, जनता पार्टी को जनता ने नीचे उतार दिया, फिर कांग्रेस को ले आई। अब ये तो स्थिति ये है कि अब बड़ी मुश्किल से संसद जब शुरू होता है, वहां पे सिर्फ पार्टियों पे ही आरोप लगाए जाते हैं, उनके पिछली कहानियों को ही दोहराया जाता है, यही सब चीजें होती हैं। अरे भविष्य क्या है यहाँ, उसकी बात कीजिए। आज पोजीशन क्या है उसकी बात कीजिए। हमें उम्मीद थी जम्मू कश्मीर को लेके, जब पार्लियामेंट शुरू होगी, वहां पे जब रूटीन पे कार्रवाई शुरू होगी, तो जम्मू कश्मीर को स्टेटहुड को लेके बात चलेगी। वो कुछ नहीं है, बस सिर्फ आरोप ही है। मैंने पूरा दिन प्रधानमंत्री जी की भी स्पीच सुनी है और राहुल गांधी की भी स्पीच सुनी है। सिर्फ आरोप, आप कुछ भी कहें, एक दूसरे पे आरोप लगाते रहे, गड़े मुर्दे बिल्कुल उखाड़ते रहे, और आगे का भविष्य क्या है उसके बारे में कोई बात नहीं हुई। बड़ी मुश्किल से पार्लियामेंट का सेशन जो है सामने आया, लोगों ने उम्मीदें लगा के रखी हुई है, लेकिन आज का सेशन सिर्फ एक दूसरे के आरोप और ये बताने के लिए कि किसने ज्यादा आरोप लगाए हैं। एक सवाल आदर्श जी की सारी बातों से निकल गया है कि जहां पर आपके अलायंस पार्टनर इंडिया गठबंधन टीम आपकी पूरी नेशनल कॉन्फ्रेंस सत्ता में है, जम्मू कश्मीर के अंदर स्टेटहुड की मांग हो रही है, आज आप इसको लेकर चर्चा कर सकते थे, लेकिन नहीं हुआ। आशा जी, पहली तो बात, जी बिल्कुल आशा जी, मैं उत्तर देना चाहूंगा। देखिए, आज जो चर्चा थी वो संविधान मौजूदा परिस्थितियों में कहां पर है इस देश के अंदर, और उसकी हमारे लोकतंत्र में क्या स्थिति है, ये विषय वो था। तो ठीक है और मैं समझता हूं कि जब विषय संविधान पर था, एक मिनट जो आशा जी, राहुल गांधी ने कहा, जो पीएम मोदी ने कहा, उसका निष्कर्ष आप क्या निकालते हैं, रिजल्ट क्या निकालते हैं? मैं वही बताने की कोशिश कर रहा हूं, और मैं समान गुप्ता जी को एक अनुरोध करना चाहूंगा। देखिए, वो नेता प्रतिपक्ष हैं और आप मौखिक तौर पर ही सवाल खड़े कर सकते हैं, और उन्होंने किए। उन्होंने जितने सवाल किए, मैं इनकी इस बात से भी सहमत हूं, और ये सच है कि आपातकाल कांग्रेस ने लगाया, निश्चित तौर पर लगाया। मैं आपके मन से कहता हूं, वो बहुत बड़ी गलती थी जो कांग्रेस से हुई, और कांग्रेस ने उसे स्वीकार किया। स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी जी में इतना धैर्य और इतना आत्मविश्वास था कि उन्होंने अपनी गलती के लिए देश से माफी भी मांगी, और जो इमरजेंसी लगी वो संविधान के अनुरूप लगी। लेकिन जो कारण बनाए गए, एक डिस्ट्रिक्ट जज मौके की प्रधानमंत्री को 6 साल के लिए निलंबित कर देता है क्योंकि उसका मंच बड़ा था, क्योंकि एक व्यक्ति उनके साथ प्रचार में शामिल था, और वो रिटायर जो होता है 6 दिन के बाद होता है। ये आरोप थे।
लेकिन आज स्थिति क्या है, और यही बताया कल प्रियंका जी भी बोली, एक जज की जब हम बात कर रहे हैं या जुडिशरी की बात कर रहे हैं तो जज लोहा का जिक्र आता है। ठीक है जगदीप जी, आज जो रोकेंगे हमारे एक चीफ छोटे जस्टिस, प्रधानमंत्री की उस बात को भी याद कीजिए जिसमें उन्होंने कहा कि इमरजेंसी लगाने के लिए किस तरह से फैसलों को बदला गया, सुप्रीम कोर्ट के फैसलों को किस तरह से बदला गया। कई तरह के सवाल उन्होंने कांग्रेस पार्टी पर दागे थे और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनते बनते कैसे यहां पर जज रह गए उसको लेकर भी उन्होंने पूरा बखान किया। आशा जी, उस प्रधानमंत्री से क्या तवक्को ये देश करेगा जो धर्म और सांप्रदायिक जहर घोलने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ते। आज भी उन्होंने वही किया। मैं पूछना चाहता हूं, उन्होंने उस जज का हवाला दिया जो चीफ जस्टिस नहीं बने, लेकिन वो रिटायर होने के बाद 32 साल तक इसी देश में उन्होंने अपना जीवन गुजारा। उनके घर ईडी नहीं पहुंची, कोई जांच एजेंसी नहीं पहुंची प्रताड़ित करने, लेकिन जज लोहिया के साथ क्या हुआ, कोई जवाब देगा? कोई ये बताएगा? जब आप आपातकाल की बात करते हैं, क्या उसके जो कॉन्सिक्वेंसेस थे वो कांग्रेस ने नहीं भुगते? लेकिन आप कितनी बार, कितनी मर्तबा आपातकाल का नाम लेकर मुद्दे से देश को भटकाने की कोशिश करेंगे? और आज जब आपसे सवाल होगा ये सर्टिफिकेट आपको किसने दे दिया, अभिजीत जी वो कह रहे हैं आपातकाल का नाम लेकर आप कितनी बार मुद्दे को भटकाएंगे? आपातकाल लगाएंगे कभी आप इलिया उमर की बात करते हो, एमपी है, क्या बोलते हैं ये? इनको कुछ पता ही नहीं है। कभी जॉर्ज सोरोस का जिक्र करते हैं, भाजपा के टॉप के नेताओं के साथ रिश्ते हैं जॉर्ज सोरोस की कंपनी के साथ, अब इसमें हमारा उनकी छातियों तक में वो जाते हैं, कोई जवाब है? और वही गिनी चुनी चार बातें हैं अभिजीत जी को आती है। अरे भाई थोड़ा सा ना, थोड़ा सा फर्क है। देश जब आजाद हुआ, तंग आ रहे हैं आपकी देश ये के बातें टुकड़े किए, सबको अच्छी तरह से पता है। देश के टुकड़े करने के बाद अभी आप पिछले दिनों बोलते थे दक्षिण भारत पे कर दीजिए। अरे उन बच्चों का क्या जिनके माता पिता चले गए, मरते वक्त उस व्यक्ति ने जो लिखा है ईडी ने कैसे प्रताड़ित किया, क्वालिटी का आप इस चीज को समझ लीजिए। कोई जवाब है? जब आप इस चीज को समझ भूल जाएंगे, लेकिन उन बच्चों को क्या होगा, उनके जीवन का क्या होगा जो अनाथ हो गए, क्योंकि ईडी ने जाके तंग किया उनको। इसलिए भगवान शंकर की प्रतिमा को खंडित कर दिया। 6 करोड़ रुपया कभी लोन लिया था, उसके लिए कितना प्रताड़ित करेंगे? क्या कहा ईडी के अफसर ने कि राहुल गांधी प्राइम मिनिस्टर भी बन जाए तो इतने केस रखूंगा कि बात नहीं आ पाओगे? है लिहाज आपको? अंबल ने क्या किया आपने? आदर्श जी के नीचे मंदिर घूमने की आरएसएस की संकीर्ण आज भी इस देश को ठीक है। 363 करोड़ रुपया अब संविधान को बदलने की बात होगी। जगदीप जी एक सेकेंड, अभिजीत जी एक सेकेंड, लज्जा नहीं आती है? आदर्श जी आपने पीएम को सुना, उन्होंने कहा कि जब जब यहाँ पर संविधान को बदलने की कोशिश की गई कांग्रेस पार्टी की तरफ से गलत तरीके से इस्तेमाल हुआ। ठीक है अभिजीत जी, अभिजीत जी कहां से बनेगा कि देश कम से कम कंपैरिजन तो करेगा। कहां नरेंद्र मोदी जैसे अभिजीत जी कौन प्रधानमंत्री बनेगा कौन नहीं बनेगा हम उसका फैसला नहीं करेंगे, ये जनता उसका फैसला करेगी। जनता जिताकर सामने बिठाएगी कि कौन पीएम बनेगा देश का। अभिजीत जी ठीक है, हो गया। आदर्श जी, पीएम ने कहा कि जितनी बार भी हमने संविधान को बदला है, हमने महिलाओं के लिए काम किया, गरीबों के हक के लिए काम किया, ओबीसी आरक्षण को लेकर उन्होंने बात कर दी। उन्होंने इतना भी कह दिया कि कांग्रेस यहाँ पर धर्म के आधार पर आरक्षण करना चाहती थी, उस पर भी कई तरह के कटाक्ष करने की कोशिश की गई। लेकिन संविधान बदलने से लेकर आम जनता के मुद्दों तक क्या लगता है किस तरह का एक रोड मैप अब तैयार करने की जरूरत है? क्योंकि पिछले 75 सालों में क्या हुआ, उन्हें आज गिनाकर कितना फायदा होने वाला है, ये बड़ा सवाल है। लेकिन जब विपक्षी पार्टियां सवाल दागेंगी तो उस पर जवाब जरूर आएगा। लेकिन इस वक्त अगर कांग्रेस पार्टी एक स्ट्रांग ऑपोजिशन के तौर पर है तो फिर कांग्रेस को भी चाहिए कि वो मुद्दे उठाए जाएं जो सक्सेसफुली यहां पर काम भी करें और उस पर पूरी तरह से मुहर भी लगे, डिरेल ना हो मुद्दा। देखिए आयशा जी, बिल्कुल आयशा जी, नहीं आदर्श जी जवाब देश देंगे। जो है संविधान से चलता है और संविधान सबसे ऊपर है, इसमें कोई शक नहीं। और संविधान जो है समय समय पे उसमें बदलाव आते रहे हैं जब जरूरत के मुताबिक। जब भी कांग्रेस ने अगर को बदलाव किया तो उस वक्त उसकी जरूरत के मुताबिक उन्होंने भी संविधान को बदला है, भारतीय जनता पार्टी ने भी संविधान को बदला है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम यही कहें कि अब संविधान जो बदला जा रहा है उसमें एक पार्टी को बेनिफिट हो रहा है कि दूसरी पार्टी को बेनिफिट हो रहा है। इन बातों से कुछ नहीं है। अब आप बार बार मुझे 70 साल पुरानी बातों को लेके ही चलते रहेंगे तो देश को आगे बढ़ाना है अभी, क्योंकि एक स्ट्रांग अपोजिशन है। वो समय नहीं था जब कोई बोलने वाला नहीं था। अब कांग्रेस पार्लियामेंट में बैठी है, एक स्ट्रांग अपोजिशन के रूप में बैठी हुई है और कांग्रेस का फर्ज भी बनता है वो अपोजिशन का एक
पॉजिटिव जो रोल है उसको निभाए वहां पे, और वो निभाने की कोशिश भी कर रही है, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन हम बार बार एक ही जिक्र करते रहेंगे, तब वहां पे इमरजेंसी में ये हो गया, उसके बाद ये हो गया, वो ठीक है, नारों में अच्छा लगता है, चुनावी भाषाओं में अच्छा लगता है, चुनावी सभाओं में अच्छा लगता है। अब पार्लियामेंट के अंदर जितने भी बैठे हुए सांसद बैठे हुए हैं, सबको पता है क्या हुआ है, सब लोगों को पता क्या हुआ, उसका रिजल्ट क्या कांग्रेस ने भुगतना, वो भी अच्छी तरह वो जानते हैं, कांग्रेस कहां से कहां पहुंच गई। तो ये समय समय के साथ जो परिवर्तन आता है संविधान के अंदर, वो फॉर द बेनिफिट ऑफ द पीपल विकास को लेकर चर्चा होनी चाहिए, आगे रोजगार को लेकर किस तरह से काम होना है, क्रिटिसाइज करना चाहिए ऑपोजिशन पार्टियों को। जगदीप जी जवाब दीजिए, मीन से मेक निकालने की, क्योंकि जिस तरह से आप लोगों ने रोजगार का एक मुद्दा उठाया, आपने कहा कि युवाओं को रोजगार नहीं मिल पा रहा है, इस पर अगर मंथन ज्यादा तौर पर किया जाता, युवाओं की तरफ फोकस किया जाता, देश की जीडीपी पर फोकस किया जाए। आशा जी, मैं पूरे सम्मान के साथ आप ही से पूछ लेता हूं, आप मुझे बताएं, जब उन्होंने नौजवानों का अंगूठा काटने की बात अग्निवीर योजना को लेकर कही, तो क्या ये रोजगार का मुद्दा नहीं था? जब उन्होंने दलित समाज के साथ होने वाली प्रताड़ना का जिक्र, हाथरस की उस पीड़िता और उसके परिवार की मौजूदा स्थिति को लेकर किया, तो क्या ये दलितों की बात नहीं थी? जब उन्होंने किसानों की बात की और ये बताया कि आज किसानों की क्या स्थिति है, तो क्या ये किसानों की क्या इस मौजूदा पर स्थिति चर्चा की हो बात पाई? नहीं थी? जगदीप जी, हकीकत ये ईमानदारी है, से बताइएगा, हकीकत आपने भी ये राहुल है गांधी कि को सुना, आज मैंने भी सुना, जी पीएम को आपने भी सुना और मैंने भी सुना, क्या इस पर जी चर्चा आगे बढ़ पाई? देखिए पीएम साहब, चर्चा किस ओर मुड़ गई? देखिए पीएम साहब, मैं आपको एक उदाहरण देता हूं बड़े कम शब्दों में, क्योंकि अभिजीत जी बोलना चाहते हैं, उनको मौका भी मिलना चाहिए। देखिए पीएम साहब को आप याद कीजिए उनके उस भाषण को, जब मणिपुर के ऊपर उनसे जवाब तलबी हुई देश की संसद के अंदर, तो आपने सुना उन्होंने कहां से बात शुरू की और कहां ले गए? वही नेहरू जी, वही इंदिरा जी, अरे बस कीजिए, वो चले गए इस फानी दुनिया से, मुद्दत हो गई। आज आप क्या कर रहे हैं? क्यों अडानी जैसा व्यक्ति, जिसको आपने पूरा देश बेच दिया, कई 100 करोड़ की रिश्वत का आरोप लगने के बाद अमेरिका जांच कर सकता है, आप वहां पर नाम भी लेना नहीं लेना चाहते उसका? ठीक है, वही जॉर्ज सोरोस आपको याद आता है, जिसके रिश्ते आपकी पार्टी के साथ थे, वाजपेयी साहब ने सबसे पहले उनको यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया था। अभिजीत जी जवाब तो दिक्कत है, इनकी प्रॉब्लम विचारों की फ्रस्ट्रेशन यही है। अब सुनिए, एक एक करके सुनिए, जैसे आपको इत्मीनान से हम आपका झूठ सुन रहे थे। जॉर्ज सोरोस के जहां से नाके से लोग आते हैं, मैं अच्छी तरह से पता कौन कहां से है। सबसे बड़ी बात ये आती है कि ये लोग जो बात करें, इनकी दिक्कत आप समझिए कि एक ऐसा इनके पास 50 प्लस का एक इनके पास एक ऐसा जवान है जो बेचारा बेरोजगार चल रहा है, तो उसको रोजगार मिलने वाला है नहीं है, बाकी लोगों को रोजगार नेता प्रतिपक्ष है, सलीका सीखो बात करने का। लोग आर्मी मैं माननीय प्रधानमंत्री के बात कर रहा हूँ, क्या होता है नौजवान प्रधानमंत्री बनने की सोच है, वो बेरोजगार प्रवक्ता है, प्रवक्ता की तरह बात कीजिए, वो नेता प्रतिपक्ष है। दर्द हो रहा है। अब वो जो आपका जवान बेरोजगार है ना, 50 प्लस वाला, उसको तरीके से बात कीजिए ना, ये क्या तरीका बात करने का? हमें अच्छी तरह से पता है। वीडियोस देख रहे हैं आपको। आंकड़ों की बात की, हमने तो आपके लीडर ऑफ ऑपोजिशन, हम बताना चाहते थे कि भाई साहब जीडीपी कहां पर पहुंची। हम आपको ये बताना चाहते हैं कि 5.5% से हम 9.1% पे आए। हम आपको बताना चाहते थे कि रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट 8.48 से 12.48% पर गया। हम आपको बताना चाहते हैं कि आपके टाइम पे 12 किलोमीटर की आप जो है टूटी फूटी सड़कें बनाते थे, आज 28 किलोमीटर की सड़कें बनी है। हम आपको बताना चाहते हैं कि 1.8 करोड़ की टॉयलेट्स को हमने नी रोबोट कर दिया। हमने आपको एक चीज बताई, लेकिन आप ये चीज सुनना नहीं चाहते। आप चाहते हैं आपका वो बेरोजगार 50 प्लस का जो 1.5 ओवर का आदमी है, वो आकर इस देश का अभिजीत जी प्लीज, आप बार बार इस शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं, लीडर ऑफ ऑपोजिशन, इस तरह से नहीं होता है। कहां से जी ऑपोजिशन वाले लीडर मुझे बताएं। इलियाना उमर के साथ आदर्श क्लास कमेंट कीजिए। हाँ, देश की जाकर पूरी दुनिया में बदनामी करते हैं, ऐसे ऑपोजिशन कहला जाता है। ठीक है, प्लीज इस तरह से नहीं, क्योंकि आज उम्मीदें काफी हैं लोगों की, संसद के अंदर कार्रवाई क्या चल रही है, लोगों को काफी उम्मीदें हैं कि आखिर कौन कौन से विधेयक वहां पर पेश होंगे, उन पर चर्चा होगी और वो पास होंगे। आदर्श जी को ठीक है, अभिजीत जी हो गया। शिक्षा, इनको कम से कम सीख लेनी चाहिए बिहारी वाजपेयी से, जब ये मजबूर हो गए थे उनको यूनाइटेड नेशन व्यक्तिगत टिप्पणियां नहीं, आप राहुल गांधी पे ये स्टेक लगा सकते हैं कि वहां पहुंचकर अपने देश के खिलाफ शुरू हो जाएंगे? आदर्श जी आशा जी, यही स्थिति है जो
संसद के अंदर भी बनी हुई है। और जो इसी तरह हम की अगर प्रवक्ताओं स्थिति के रही बीच तो में फिर देख रहे हैं, किस बहुत तरफ सी यहाँ बातें पर जो है पूरी दिशा जो है वो मुड़ती नजर आएगी? कहाँ पर युवाओं की बात हो रही है, कहाँ रोजगार की बात हो रही है? बिल्कुल भी जगदीप जी ने कहा कि वो रोजगार की बात की, उन्होंने अग्निवीर की बात को लेकर, उनको किसानों की बात की। डायरेक्ट बात क्यों नहीं करते? अब अंगूठे काटने के से लेकर शुरू क्यों हो जाते हो? अग्निवीर के अंगूठे क्यों काट रहे हो? सीधे सी बात करो, रोजगार की बात करो। आप तो बिना मतलब के एक स्टोरी बनाते हो, स्टोरी पे वहां पे दूसरी स्टोरी निकालने की कोशिश करते हैं, एक दूसरे पे आरोप लगाने के ठीक है, नए नए वहां पे स्ट्रेट स्टोरियां फॉरवर्डली बन बात रही करने की हैं। सीधी जरूरत है। बात बहुत बहुत करो, धन्यवाद आदर्श जी जुड़ने के लिए। जगदीप जी आपका भी धन्यवाद, अभिजीत जी आपका भी धन्यवाद। तो फिलहाल लगातार आपने देखा कि आज संसद के अंदर कार्रवाई किस तरह से चली। कांग्रेस पार्टी ने बीजेपी को घेरने की कोशिश की और बीजेपी ने कांग्रेस पार्टी को यह लगातार पलटवार दे दिया कि किस तरह से उन्होंने भी अपने समय में काम किया है। लेकिन जिस तरह से जानकार भी कह रहे हैं कि इन सभी मुद्दों से हटकर अगर आम जनता के मुद्दों को ज्यादा तरीके से उजागर किया गया होता तो फिर आप देखिए किस तरह से कार्रवाई संसद के अंदर चल सकती थी, क्योंकि लगातार संसद का जो सत्र है वो हंगामेदार रहता चला जा रहा है। आम जनता को संसद के सत्र से काफी उम्मीदें हैं। आप देखते रहिए कार्यक्रम।